जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बोलते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकाधिक टीकाकरण से ही कोरोना जैसी महामारी से निजात पाई जा सकती है। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नोहर विधायक अमित चाचान, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा, पूर्व ब्लॉक शहर अध्यक्ष मनोज सैनी, जिला महासचिव कृष्ण नेहरा, संजय बिश्नोई, बदरुद्दीन टाक, अरविंद बिश्नोई सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सभी ने मिलकर इस महामारी पर काबू पाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। कोरोना को अभी भी हल्के में न लेते हुए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैठक के बाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए डॉक्टर बीडी कल्ला ने आम जन से कोरोना एडवाइजरी की पालना करने का आह्वान किया। प्रभारी मंत्री ने आरोप लगाया कि देश में चेचक सहित अन्य बीमारियों का टीकाकरण मुफ्त में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय शुरू हुआ। तब केंद्र सरकार ने मुफ्त में टीकाकरण किया। उस समय देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने खुद के लिए 150 रुपए व राज्य सरकारों के लिए 300 रुपए व निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए वैक्सीन की दरें निर्धारित की हैं, जो कि जनता के साथ पूरी तरह धोखा है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का टीकाकरण करवाना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस कम हुए हैं। संदिग्ध रोगियों की जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए किसी प्रकार के आयोजनों से फिलहाल गुरेज करना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण पर जोर देने की जरूरत बताई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने टीकाकरण अभियान बारे विस्तार से जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि टीकाकरण करना ही लॉकडाउन से निजात मिलने का हल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि वे घर घर जाकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और उससे आमजन को लाभान्वित करवाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की चिरंजीवी बीमा योजना में पूरे परिवार को 5 लाख की चिकित्सा की सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रजिस्ट्रेशन नियमित रूप से जारी है। अनिरुद्ध जगन्नाथ वर्षों तक मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे और वो मूल रूप से भारत के। उनके निधन से हमारे देश का, मॉरिशस के लोगों का और विश्व शांति के दूत के रूप में उनका पहचान होने से बहुत भारी क्षति हुई है, जो अपूरणीय। मॉरिशस का जो आधुनिक स्वरूप है, जैसे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू को मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, वैसे मॉरिशस के वो आधुनिक स्वरूप के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को सुधारा। भारत के अनेक लोग वहां पर आज डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पर हैं और मॉरिशस में ऐसा लगता है जाने से कि अपन किसी बिहार जैसे प्रदेश में आ गए और अपना सा लगता है कि भारत का ही जैसे कोई हिस्सा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उन्होंने जो एक पड़ोसी राष्ट्रों की जो मैत्री होती है उसको बढ़ाया और निकटता लेकर के आए। उन्होंने सदैव भारत के लोगों का वहां सम्मान किया। ऐसे व्यक्ति के चले जाने से बहुत नुकसान हुआ है। मैं उनकी रूह को, उनकी आत्मा को, की आत्मा को फिर शांति मिले। आज हमारा खास आने का मकसद ये है कि हमारी नेता और हमारी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने राजस्थान के पीसीसी चीफ साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पत्र दिया, उसके अनुसार स्पीक अप फॉर यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन, इसके बारे में जाकर के प्रेस को बताया जाए। जब से टीकाकरण का अभियान स्वतंत्र भारत में शुरू हुआ है, पंडित जवाहरलाल जी से, नेहरू से ले लो अथवा उसके बाद विपक्ष की भी गवर्नमेंट रही है, हमेशा टीकाकरण का कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा है और निःशुल्क टीकाकरण हुआ है। आपने बचपन में देखा होगा, हमारे चेचक का टीका लगा, मुफ्त लगा, केंद्रीय सरकार ने लगाया। उसके बाद टीबी का टीका लगा, ट्यूबरक्लोसिस का केंद्रीय सरकार ने लगाया और उसके बाद मीजल्स के टीके लगे, डीपीटी का
टीका लगा, पोलियो की दवाई पिलाने का कार्यक्रम आया। सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम थे, निःशुल्क थे और केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाए गए थे। ये पहला मौका है जब केंद्रीय सरकार ने टीकाकरण में 45 से ऊपर की उम्र वाले लोगों को केंद्रीय सरकार टीका लगा रही है और कीमत उसकी 150 रुपए दे रही है। राज्य सरकारों को 18 से 45 साल की उम्र का टीका लगाने का जिम्मा दिया है, कीमत उनसे 300 रुपए लेते हैं। और निजी लोग, निजी अस्पताल यदि कोई टीका लगवाना चाहें और टीका लेना चाहें तो उनको 4 गुनी कीमत पर 600 रुपए में टीका दे रहे हैं। ये नीति मैं समझता हूँ आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसी, एक तो होती है दूरी नीति, तीरी नीति लेके आए, त्रिस्तरीय, इसकी हम निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि राष्ट्र के हित में वैश्विक महामारी को रोकने के लिए देश में टीकाकरण का अभियान, ये राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है, फर्ज है, दायित्व है। अपना दायित्व बोध मानते हुए इस टीकाकरण अभियान को भारत सरकार के द्वारा चलाया जाना चाहिए। नंबर 1, अभी जो टीकाकरण चल रहा है आप देख रहे हो 16 लाख लोगों को प्रतिदिन टीके लग रहे हैं, जबकि भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल, भारत की जो स्थिति है उसको देखते हुए 1 करोड़ टीके रोज लगने चाहिए। एक तरफ टीके हमारे पास उपलब्ध नहीं है, दूसरी ओर भारत सरकार अपनी विदेशों में छवि बनाने के लिए बाहर टीके निर्यात कर रही है। आपने देखा होगा पहले सेकंड डोज जो है 28 दिन में, 30 दिन में लगता था, उसका 84 दिन का टाइम कर दिया। ये क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनके पास टीकों की कमी है, टीके निर्यात कर दिए गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं फार्माकोलॉजी की, फार्मेसी की, जो टीके बनाने में सक्षम है। उनको पेटेंट देकर नीति का सरलीकरण करके टीकों का उत्पादन अधिक से अधिक करना चाहिए। वो नहीं कर रही है, उसके कारण अब तीसरी लहर के लोग आगाह कर रहे हैं। 0 से 18 वर्ष के उम्र के लोगों को टीका कब लगाएंगे? फिर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप स्वयं अनुभवी पत्रकार हैं। टीका सबसे पहले किसके लगाया जाता है? किसके लगाया जाता है बताओ? बच्चों को लगाया जाता है। ये बच्चे अभी तक बचे हुए, इन्होंने सबसे पहले बूढ़ों को टीका लगाया है। अब बूढ़े लोग, मैंने खुद ने सुना है, तो कह रहे हैं यार मैं तो 80 साल का हो गया, 85 साल का हो गया, मेरे तो बोनस जिंदगी जी रहा हूं। लगाओ तो मेरे पोते के लगाओ, मेरे बेटे के लगाओ, उसकी जिंदगी बचानी जरूरी है। मैं तो मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, कोरोना में ठीक हो जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप हमारी भावी पीढ़ी को बचाओ। तो ये टीकाकरण की नीति बहुत गलत है। टीका सबसे पहले बच्चों के लगे, फिर जवानों के लगे, फिर बूढ़ों के लगे। मैं आपको समझ रहा हूँ गौर से। तो इसलिए टीकाकरण की नीति में बदलाव लाना चाहिए और बच्चों के भी टीके का उपाय करना चाहिए। 70% जनसंख्या जब टीका लग जाएगा तो उनमें हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। किसान आंदोलन का शनिवार को 1 वर्ष पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। किसानों ने कृषि कानून वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद,
किसानों द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन का आज 1 वर्ष पूरा हो गया। किसानों ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए केंद्र सरकार के पुतले फूंके। इस दौरान जंक्शन में लाल चौक तथा टाउन में कोला टोल नाके पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानूनों को लेकर रोष प्रकट किया गया। किसानों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह हाय हाय के नारे लगाते हुए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। किसानों ने टोल नाके पर एकत्रित होकर सरकार द्वारा बनाए गए काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर बोलते हुए किसानों ने कहा कि किसान पिछले 1 साल से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। पिछले 6 महीने से देश के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, किसान आंदोलन के लिए डटे रहेंगे। इसी प्रकार लाल चौक पर भी किसानों ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका तथा काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम जी अज सानू साल हो गया ऑर्डीनेंस आया नूं ते 5 जून लैके आए सी 2020 में। अज उहदे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आई सी दिल्ली तो अमित शाह मेरा मोदी का पुतला साड़िया है ते जिन्ना चिकर मनते नहीं आई काम करना जी। कानून वापस लैन, कानून वापस हो जाते असं आपके घरे वापस जावांगे। बोलते बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, जिते जिते साढ़े केंद्र उत्थे बैठे रहेंगे जिन्ना चिकर काले कानून वापस नहीं होंगे। रणनीति साढ़े उत्ते दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा जो सानू फैसला उत्ते लैणगे, जो सानू कहणगे असीं जिवें वो कहणगे उवें असीं उसकी पालना करांगे। आज पूरे देश के अंदर जो हमारा किसान संयुक्त मोर्चा है, उसके आह्वान पर आज देश के अंदर तमाम किसान, मजदूर, व्यापारी जो हमारा जो संगठन है, उन्होंने आज मोदी और शाह का और एक काला दिवस मनाया, विरोध बताया। क्योंकि आज के दिन ही 5 जून को काले कानून लागू हुए थे। ये जो कृषि कानून है और किसान मजदूर विरोधी, तो इस बात को लेकर के उनको पूरा साल हो चुका है, वो देखते हुए उसका विरोध दिवस के रूप में, काला दिवस के रूप में ये आज मजदूरों और किसानों व्यापारियों ने आज किसानों का पूरे उनके इतिहास में सबसे काला दिन था। क्योंकि यही 5 जून थी साल पहले जब तीनों कृषि अध्यादेश लाए गए थे। जब ये अध्यादेश थे बाद में संसद में पास हुए, ये काले कानून बन गए। तो इनके विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा जिसके आह्वान पर पूरे देश में काले कानूनों की प्रतियां जलाई गई। जितने भी बीजेपी के सांसद और विधायक हैं उनके घरों का घेराव कर वो काले कानूनों की प्रतियां उनके घर के सामने फाड़ कर फेंकी गई। तो इस मामले में आज मैं हनुमानगढ़ जिला में पहुंचा, जहां पर कि कोला टोल इन साथियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान से शुरुआती दिनों से बंद किया हुआ है। तो ये लड़ाई जो है अलग अलग चरण में चल रही है। कुछ साथी पूछते हैं कि ये सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। इस सरकार ने, जब हम नवंबर के अंदर दिल्ली में पहुंचे थे 27 नवंबर के अंदर, तो इन्होंने हमें खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कहा था। लेकिन जब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी की भीड़ बॉर्डरों पर हो गई तो चौथे दिन इन लोगों को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 12 चरण हमारे साथ बातचीत की। हमने पहले दिन कह के आए थे भी किसान घर वापस नहीं जाएंगे जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। हमने कहा था कि हम 6 महीने का राशन लेके आए थे। तो कुछ मेरे साथी पूछते थे कि ऐसा हो सकता है 6 महीने गर्मी सर्दी में किसान बॉर्डरों पर डट जाएंगे। तो वो 6 महीने भी पूरे हो चुके, 7वां महीना प्रवेश कर गया। इस दौरान मोदी की हठधर्मिता के कारण आपने देखा बंगाल इलेक्शन में पूरा जोर लगा दिया। लेकिन जो ये कहता था कि किसानों को आंदोलनजीवी पता नहीं क्या क्या मोदी जी ने कहा, वही आंदोलनजीवी मोदी से पहले बंगाल में पहुंचे और मोदी की धौन टिकाने का काम हमने बंगाल के अंदर किया। अगर जल्द मोदी जी, आज विदेशों में जहां उनकी इस आंदोलन के कारण जगह जगह बदनामी हो रही है, अगर जल्द, क्योंकि देखिए वो मन की बात करते हैं और किसान दिल की बात करने के लिए बॉर्डरों पर बैठे। केंद्र सरकार द्वारा संसद में जिस तरह से धक्काशाही करते हुए खेती से संबंधित 3 काले कानून बनाए गए, उन कानूनों के काला दिवस की 1 साल पूरे होने पर आज कोला टोल नाके पर किसान साथियों ने इन काले कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार को ये चेताया कि हर हाल में ये काले कानून वापस लें। मैं ये कहता हूँ, ये काले कानून, MSP पे कानून सरकार को करना ही पड़ेगा। इसको वापस नहीं लेगी तो किसान इस तरह लड़ाई जारी रखेगा। जैसे पंजाब हरियाणा है, उसी तरह हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान इस तरह लड़ाई जारी रखेगा। इस मोदी के घुटने टिका के रखेगा। मोदी नू हरवाऊगा,
वापस करने ही पैणगे। किसान जितूआ, किसान जितूआ, किसान जितूआ। जिला न्यायालय परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के खेजड़ी के पेड़ काटने का मामला शनिवार को उच्च अधिकारियों की मध्यस्थता से सुलझ गया। जिला न्यायालय परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग निर्माण के दौरान ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के खेजड़ी के पेड़ काटने का मामला शनिवार को उच्च अधिकारियों की मध्यस्थता से सुलझ गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागोवै, जिला कलेक्टर नटवर डिडेल की मध्यस्थता से आयोजित दोनों पक्षों के बीच हुई समझौता वार्ता में बिश्नोई समाज ने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में न्यायालय परिसर में ठेकेदारों द्वारा फैमिली कोर्ट निर्माण के दौरान अवैध रूप से खेजड़ी के दर्जनों पेड़ काटने पर रोष व्यक्त किया था। बिश्नोई समाज के लोगों ने कहा कि खेजड़ी के पेड़ों को अवैध रूप से काटकर निर्माण एजेंसी के ठेकेदार ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यदि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन बिश्नोई समाज आंदोलन करेगा। आज हुई वार्ता में ठेकेदार ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए उक्त कृत्य के लिए माफी मांगी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला कलेक्टर ने अमरीक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार को दंड स्वरूप खेजड़ी के 250 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाने व उनके वृक्ष बनने तक सार संभाल करने के लिए निर्देशित किया। इस निर्णय पर बिश्नोई समाज ने सहमति जताते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया। इस दौरान वार्ता में एडवोकेट रामकुमार बिश्नोई, सुरेंद्र लांबा, विनीत बिश्नोई, वृक्ष मित्र साबराम बिश्नोई, अरविंद न्योल, ओपी थापन, अनिल शर्मा, विक्रमजीत बिश्नोई, अनिल बिश्नोई, हनुमान भांबू, कृष्ण भादु, भंवरलाल बिश्नोई सहित बिश्नोई समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। कलेक्टर परिसर के अंदर 24 पेड़ काट लिए थे, 12 पेड़ तो काट लिए थे, 12 जिंदे दबा दिए गए थे और उसमें हमारे समाज में और पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष था, जिसकी आज एक मीटिंग सेशन न्यायाधीश के अध्यक्षता में हुई। उसके अंदर न्यायाधीश जी ने सबने मिलकर उनको 250 पेड़ लगाने के लिए पाबंद किया है और इसकी जिम्मेदारी हमारे यहाँ के कानूनी सलाहकार रामकुमार जी एडवोकेट बिश्नोई को दी है कि वो उनका ध्यान रखेंगे और उन पर लगाएंगे और उस पर पेड़ों पर प्लेटों पर सब पर बिश्नोई समाज, अखिल भारतीय जीवरक्षा बिश्नोई सभा का नाम लिखा जाएगा, उनको पनपाया जाएगा। इसलिए हमने जिला महोदय की बात को मान लिया है और इस बात को यहीं से बंद कर दिया गया। यहाँ कलेक्टर परिसर में 2 कोर्ट बिल्डिंग बन रही है, उनमें 12 खेजड़ी के पेड़ और 12 अन्य पौधे नष्ट कर दिए गए थे ठेकेदारों द्वारा। उसके लिए हमने संघर्ष किया। आज डीजे साहब और कलेक्टर साहब ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारी मीटिंग करवाई और कॉन्ट्रैक्टर को पनिश करते हुए उनसे 250 पौधे विद ट्री गार्ड लगाने के लिए उसको पनिश किया है और साथ में 5 साल तक विद कॉन्ट्रैक्ट वो उनकी सेवा पालन करेगा। इसलिए क्योंकि उनको पनिश कर दिए गए, जितने पौधे गए उनसे 10 गुना पौधे उनसे लगवा लिए गए। तो जी गलती हुई सी असी उसका प्राशित कर दे गए जो SDM साहब कलेक्टर साहब ने सानू निर्देश दिते गए हैं। इन्हों के कहने पर भी जो असी पेड़ लगाने हैं मंजूर किए 250 पेड़ों को असी लावांगे। उन्होंने जो तक साडा काम चलता है असी उन्होंने देखभाल करांगे। ये साडा फर्ज है, असी आपका कर्तव्य निभावांगे। अगे भविष्य जी गलती असी कभी नहीं करांगे। जो गलती साडे तो होगी असी उस तो बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं उस चीज़ का। नगर परिषद द्वारा चलाए गए अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान से पीड़ित कुछ लोगों ने इसे नगर परिषद की मनमानी बताते हुए तोड़े गए मकानों का मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की है। टाउन में नगर परिषद द्वारा मास्टर प्लान के तहत तोड़े जा रहे अवैध अतिक्रमणों को गरीबों को उजाड़ने वाली कार्रवाई बताते हुए कुछ लोगों ने नगर परिषद की इस कार्रवाई का विरोध किया। टाउन स्थित फतेहगढ़ मोड़ पर नगर परिषद द्वारा तोड़े गए अतिक्रमणों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों ने कहा कि वे पिछले 60 सालों से यहाँ काबिज हैं और उनके पास जरूरी कानूनी कागजात नहीं है। अतिक्रमण अभियान से प्रभावित कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास नगर परिषद द्वारा जारी किए गए पट्टे हैं और उन्होंने अपने तमाम कागजात जिला प्रशासन तथा नगर परिषद अधिकारी को दिखाए मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के लोग हिटलरशाही अपनाते हुए गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अभियान से पीड़ित कुछ लोगों ने उनके मकान तोड़े जाने का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके मकान तोड़ दिए गए हैं, इसलिए उन्हें अन्यत्र कहीं मकान देकर राहत पहुँचाई जाए। 1957 का पट्टा बना हुआ है जी, नगर पालिका ने अलॉट किया था। उन्होंने हमें प्लाट पट्टा बना के दिया था 45 का। आज प्रशासन इसे गलत बता रहे हैं और हमारे मकान 13 फुट तोड़ दिए जी। हम इस परिवार के अंदर 30 जने रहते हैं, इस 30 जगह के अंदर, और हमारे साथ अन्याय किया गया है। हमारे प्रशासन से ये मांग है कि इसकी सही जाँच कराई जाए। अगर जो हमारा इन्होंने क्यों तोड़ा है, अगर तोड़ा तो हमें उचित मुआवजा ही चाहिए। नगर पालिका बोला वो मानने को तैयार नहीं है। तो सर ये क्या जी, इसकी जांच कराई जाए। ये फर्जी है क्या ओरिजिनल, ये इसको फर्जी बता रहे हैं। क्या करवा दे जी, हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं और क्या करवाएंगे नगर से, वो मानने को तैयार ही नहीं है। हमने तो आगे तक कलेक्टर साहब तक बात पहुँचाई थी अपनी। हमारा मकान फतेहगढ़ मोड़ राउतर रोड पे है और सन 1957 का म्युनिसिपल बोर्ड हनुमानगढ़ ने एक पट्टा जारी किया था जिसको
आज के जो प्रशासन है उसको इसने निरस्त मानते हुए जो हमारे मकान थे जो सही पैमाने पे बने हुए थे उसको अवैध मानते हुए शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो सही मकान बने हुए थे उनको अवैध बताते हुए उन्होंने मेन सड़क से इसके मध्य से लगभग 41 फुट पे नाला निर्माण कर रहे हैं, जो कि नगरपालिका का पैमाना और यहाँ का जो ठेकेदार है उसका पैमाना, दोनों का पैमाना भिन्न भिन्न है। क्योंकि नगरपालिका ने जो पैमाने से मकान हमारे तुड़वाए थे जिसमें हमारे मकानों को काफ़ी नुकसान हो गया है, और आज हमारे विरोध करने पे किसी का मकान छोड़ा जा रहा था, हमने विरोध किया तो ठेकेदार साहब आए, उन्होंने जो नापतोल लिया उस नापतोल के अंदर जो निशान लगाए हुए थे वो लगभग 1 फुट ज़्यादा लगाए हुए थे। मकान टूटा है, इस 1 फुट की वजह से हमारा मकान काफ़ी बच सकता था। तो मेरा नगरपालिका से, नगर परिषद से, यहाँ के प्रशासन से निवेदन है कि जो हमारा नुकसान हुआ है इसकी हमें जैसे भी है हमें भरपाई करे, और हो सके तो हमें हमारे आशियाने कहीं अन्य जगह पर देने की कोशिश करें, और इस पट्टे को सही वैध मानते हुए इसका जो उचित मानक से जो हमारा भुगतान है, हमारा नुकसान हुआ है, हमारी भरपाई है, उसको देने की अनुकंपा करें। शनिवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन में रंगोली बनाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। नगर परिषद की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शनिवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में रंगोली बनाकर पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में रंगोली बनाई गई, इसके बाद पर्यावरण जागरूकता को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा ने कहा कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में अगर हम सभी मिलकर सहयोग करें तो कोरोना महामारी में हमें ऑक्सीजन की समस्या नहीं रहेगी। इस तरह की बीमारियों में हमें स्वतः ही राहत मिलनी आरम्भ हो जाएगी, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। पर्यावरण दिवस पर नगर परिषद की तरफ से रेलवे स्टेशन पर रंगोली बनाकर और पौधे लगा करके जो है इस चीज़ का किया गया है कि इस समय वर्तमान में जो बीमारी चल रही है इस बीमारी ने हमें सिखाया है कि ऑक्सीजन का और प्लांटेशन का कितना रोल है। तो इसी के मद्देनज़र आज हमने जो है पौधे लगाए हैं और रैली निकाली है और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि अपने पर्यावरण को साफ रखें, सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रामलीला मंचन से जुड़े कलाकारों ने रंगमंच की चारदीवारी को छोटा किए जाने का विरोध किया है।
रामलीला रंगमंच से जुड़े कलाकारों ने रंगमंच की चारदीवारी को तोड़कर पीछे हटाने के काम की आलोचना करते हुए इसे नगर परिषद का अनुचित कदम बताया है। कलाकारों ने विरोध जताते हुए कहा कि वे रामलीला रंगमंच से वर्षों से जुड़े हुए हैं तथा उनकी इसमें अगाध आस्था है। लगभग 70 वर्षों से बहुत से कलाकार इस रंगमंच पर रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। कलाकारों का कहना था कि वर्तमान समय में वैसे भी रामलीला देखने की संस्कृति लगभग लोप होती जा रही है। ऐसी स्थिति में जो थोड़े बहुत दर्शक रामलीला देखने आते हैं वे भी रंगमंच की छोटी चारदीवारी होने से यहाँ आने से गुरेज करेंगे। रंगमंच की चारदीवारी छोटी होने से काफी लोग पार्क में नहीं बैठ पाएंगे, जिससे यहाँ रामलीला का मंचन मुश्किल हो जाएगा। कलाकारों ने शहर में हो रही चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि नगर परिषद इस रंगमंच को दशहरा ग्राउंड में स्थानांतरित करना चाहती है, जो कि शहर से दूर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने रामलीला रंगमंच को वर्तमान स्थान पर ही रहने देने की मांग की। मंच की जहाँ तक बात है दर्शकों पे निर्भर करता है, और सुनने में हमें भी आया है कि इसके एक साइड में जो दीवार खाली थी उस दीवार के अंदर कुछ दुकानें बनाई जा रही हैं बाजार की व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो इसके साथ साथ मंच छोटा जरूर होगा, लेकिन इसको अगर व्यवस्थित ढंग से इसको बैठने की व्यवस्था बनाई जाए और सुचारू रूप से एक गेट इसका और बनाया जाए इसी दिशा के अंदर ही कॉर्नर में, और लैट्रिन बाथरूम ये सारी सुविधाएं बनाई जाएं, तो मंच का प्रयोग ढंग से हो सकता है अगर प्रशासन साथ दे तो। हाँ, सुनने में आया अभी इस मंच को दशहरा ग्राउंड में ले जाया जाएगा। मंच दशहरा ग्राउंड में बने कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि दशहरा ग्राउंड में जब बड़े बड़े उत्सव होंगे एक मेले के रूप में और भी कई प्रोग्राम हुआ करेंगे तो वो मंच काम आया करेगा। लेकिन ये कलाकार जो इस मंच से भावना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मंच एक पूजनीय मंच बन चुका है, यहाँ लोग मन्नतें मान के इस मिट्टी को प्रणाम करते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। उनकी भावना से खिलवाड़ होने वाली बात है अगर मंच उधर जाता है तो। देखो, ये तो अब प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका क्या सदुपयोग किया जाए। आज तक इसमें जो भी प्रयोग लोग करते हैं चाहे किसी तरह का, तो वो तो अपने मर्जी से करेंगे। जो नज़दीक के इर्द गिर्द के लोग हैं अपना दिन का समय पास करने के लिए बैठेंगे और अपनी बातचीत करेंगे या चौपाल का रूप देंगे, कुछ भी है वो तो होगा ही होगा। लेकिन ये एक पब्लिक पार्क था किसी ज़माने के अंदर। इस पब्लिक पार्क का नाम कहीं भी अंकित नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ ये कहते हैं रामलीला ग्राउंड कह के लोग इसमें जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। निराशा वहाँ तक है कि यहाँ के इर्द गिर्द के जो रहने वाले लोग हैं वो इसके सबसे ज़्यादा दर्शक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ जो भी रामलीला मंच के ऊपर या जो भी आयोजन प्रशासन का होता है, इसको दर्शक के रूप में सबसे ज़्यादा संख्या इर्द गिर्द के जो वार्ड हैं बस वही लोग आते हैं, दूर दूर से कोई भी नहीं आता। अगर ये मंच वहाँ चला गया तो यहाँ के दर्शक शायद वहाँ तक ना जाएं, ये हमारी अंशा है। यहाँ पर रंगमंच है, वहाँ पे रामलीला 1961 से हो गई थी। ये यहाँ के नगर पालिका के प्रशासन ने इसको पक्का बनाया, सारे मंच को सुविधा दी। यहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा आती हैं, ज़्यादातर इस वार्ड की ज़्यादा आती हैं। अब मैंने सुना है इसको कुछ दुकानें काट के नगर पालिका नगर परिषद इसको छोटा कर रहा है, तो उसे नगर मंच छोटा हो जाएगा, पार्क छोटा हो जाएगा, लोगों को बैठने में तकलीफ होगी। ये औरतों की साइड ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए बड़ी भारी तकलीफ होगी। कोई यार अनहोनी घटना भी घट सकती है औरतों के साथ, इसलिए इसको नहीं किया जाए। लोगों को हमारी इसमें मदद करनी चाहिए। वफादार है, इस पर जो हनुमान जी की झांकी जाती है, जो लोकमार्ग से उनका काम चलता है, हनुमान जी उनको आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे जिन्हें भी पार्षद जो भी MLA उन्होंने हुकुमारी वो चुनाव जीते और मिनिस्टर बने, ये उनकी मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि भी रंगमंच को दशहरा ग्राउंड में स्थापित किया जाए। ये जगह पवित्र है, रंगमंच पवित्र नहीं है, जगह पवित्र से रंगमंच पवित्र दशहरा से इतने लोग देखने जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। देखो, अगर वहाँ स्थापित करेंगे तो पहले तो वो बहुत सोच समझ के किया जाएगा। अगर वहाँ करते हैं तो ये नुकसान ही है, क्योंकि इससे इस रंगमंच से काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। और जो यहाँ का जो क्राइटेरिया है, मान लो अपने जो मार्केट बीच में है, तो यहाँ पे लोग आते हैं वो भी बहुत कम हो रहे हैं दिनों दिन, तो वहाँ पे तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। या फिर हमारे जो पार्षदगण है, सभापति जी या कोई ऐसा इंतज़ाम करेंगे वो, ताकि वहाँ पब्लिक बढ़े। लेने के लिए तो देखो अपने कोई प्रशासन से ऊपर तो नहीं हो सकते। प्रशासन अगर कोई डिसीजन लेगी तो वो कोई सोच समझ के लेगी। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मतलब कि वो बात भी मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। आज तक मैंने जो देखा है कि वो जिस हिसाब से उन्होंने रामलीला को दोबारा शुरू कराया है,
तो वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस रंगमंच से मतलब आस्था से लोग मतलब कि टूटे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जंक्शन स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय के बाहर पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय के कई स्थानों पर पौधारोपण किया गया। इसी क्रम में जंक्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय के नजदीक मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर नथमत डिडे ने शीशम का पौधा लगाकर की। जिला कलेक्टर ने पर्यावरण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पेड़ पौधे व जीव जंतुओं को धरती का श्रृंगार बताया। उन्होंने पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिकाधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए समिति सदस्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए मौजूद लोगों से इनसे प्रेरणा लेने की अपील की। इस मौके पर एडीएम अशोक सिजा, पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने समिति सदस्यों द्वारा गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे सराहनीय कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए आधुनिक समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले व्यक्ति बताया। वक्ताओं ने कहा कि यदि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं साफ वातावरण चाहते हैं तो सभी को पौधारोपण करते हुए इनकी सार संभाल का भी संकल्प लेना होगा। इस मौके पर प्रेमचंद बंसल, सीताराम गुडेला, फूलदास, खुशी कुमार, सुधीर पुनिया, जय सिंह समोता, राजेश कुमार, गौरव शर्मा, विपिन शर्मा, हितेश सिंह, अरुण सिंह, रामकिशन शिला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज पर्यावरण दिवस है। ये मानव सेवा संस्थान समिति है जो वृक्षारोपण का कार्य हनुमानगढ़ में कर रही है। ये वृक्षारोपण के साथ साथ इनके वृक्षों को पालने का भी पूरा काम करती है। जब तक वृक्ष पूरा कंप्लीट पल नहीं जाता उसके बाद फिर मिलेगी, तब तक ये अपनी जिम्मेदारी संभालती है। और इस शहर में मतलब वृक्षारोपण से मतलब एक दिन ये ग्रीन सिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इतना अच्छा कार्य और कोई संस्थाएं यहाँ नहीं कर पाई जितनी ये संस्था अच्छा करती है। इतना कह के मैं आप करता हूँ। यहाँ कम से कम मतलब 2000 पौधे लगा चुकी हैं यहाँ, और इसमें फलदारी पौधे लगे हुए हैं। और एंटी करप्शन ऑफिस में भी इन्होंने लगाए, कलेक्टर ऑफिस में भी लगाए, डिस्ट्रिक्ट जिला अदालत में भी लगाए, पावर हाउसिस पे भी इन्होंने पौधे लगाए और बहुत फलदार पौधे लगाए। मतलब क्या है इनका एक ही नारा है कि मतलब क्या है कि इतने पेड़ लगा दो कि फलदार की खाने वाले थक जाए। आज का पौधारोपण विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग भवन के सामने 15 पौधे ट्री गार्ड के साथ लगाए गए, जिसमें हमारे जिलाधीश महोदय एवं पीआरओ साहब और अन्य साथियों ने पौधारोपण किया और उन सभी को पौधों की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया साहब ने, ताकि जो पौधे हैं बड़े बन सकें और उनकी सुरक्षा हो सके और वातावरण शुद्ध हो सके। परमार्थ के लिए दौलतमंद होना जरूरी नहीं है। यदि जज्बा हो तो सामर्थ्यानुसार सेवा के यज्ञ में आहुति डाली जा सकती है। ऐसी ही पुनीत भावना के चलते एम्बुलेंस चालक भागीरथ सियाग मरीजों की सेवा करने में जुटे हैं। मानवता की सेवा के लिए दौलतमंद होना जरूरी नहीं है, यह सिद्ध कर दिया है गांव फतेहगढ़ गोदारबास के निवासी भागीरथ सियाग ने। भागीरथ सियाग यूं तो पेशे से चालक हैं, लेकिन मानवता की सेवा का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा है। भागीरथ सियाग वर्तमान में एम्बुलेंस चलाने का काम करते हैं और उन्होंने अपनी एम्बुलेंस को ही मानव सेवा का जरिया बना लिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए भागीरथ सियाग ने समय की एम्बुलेंस में मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की मुफ्त में सेवा आरंभ की है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए दिल्ली निवासी भूप सिंह ने उनका सहयोग किया और इसके लिए उन्होंने उसे प्रेरित भी किया। इसके अलावा चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर भागीरथ सियाग द्वारा ठंडे पानी की मरीजों तथा उनके परिजनों के लिए शीतल पेयजल की भी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि राजकीय चिकित्सालय में बहुत से मरीज ऐसे भी आते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ऐसे निर्धन मरीजों के लिए वे अपनी एम्बुलेंस की मुफ्त सेवा प्रदान करते हैं। भागीरथ सियाग के इस पुनीत कार्य की जगह जगह शलाघा की जा रही है। तो कोरोना महामारी के अंदर भेजे की समस्या देखी भी थोड़ा हल करने वास्ते प्रयास करिए। अपनी गाड़ी है इनमें ऑक्सीजन फ्री सेवा है। सहयोगी हमारा भूप सिंह जी सारण है पॉलिसी से नई दिल्ली रहा। मैं प्रयास करा कुछ सहायता कर सका हॉस्पिटल में मानव का हित में। तो अपना कैंपर भी पानी का चलन ला रहे, टंकी भी कोविड वार्ड में रखाई रही है। मैं आता विशानंद भाइयों सहयोग मिले, सारा सहयोग उपकरण दिला गया। हॉस्पिटल का अंदर आने के बाद में ऑटोमेटिक उत्पन्न हो कभी ऑक्सीजन का लोग बहुत बेचैन हो रहे, ऑक्सीजन मिलनी कौन लग रही की कीमत में, जल्द करके ऑक्सीजन मशीन गया अपन जी आई तो आप प्रयास करेंगे ऑक्सीजन मशीन लगे आप फ्री सेवा दें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।